इसराइल ने एक बहुत बड़ा दावा किया है और इतना बड़ा दावा किया है कि उसने अपने पार्लियामेंट के अंदर में एक बहुत बड़ा बिल पास किया है। इस पर भी बात करेंगे। रशिया और यूक्रेन की तरह एक देश ने फिर से लड़ाई जारी कर दी, लड़ाई शुरू कर दी है। इस पर भी बात करेंगे। और दूसरी खबर यह है कि इंडिया में जितने लोग ट्रैवल करते हैं, जितने लोग जो इंडिया से बाहर जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, घूमते हैं, खासकर जो लोग ट्रैवलिंग करते हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी होने जा रही है। पहले शुरू करते हैं गजा और इजराइल को लेकर के, फ़लस्तीन और इजराइल को लेकर के। देखिए, नेतन्याहू ने एक बहुत बड़ा बिल पास किया है और वो बिल ये है कि वेस्ट बैंक को अब प्रॉपर तरीके से इजराइल में शामिल कर दिया गया है आधिकारिक तौर पर। अब इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इजराइल बनने से पहले वेस्ट बैंक ऑटोमन एम्पायर के कब्जे में था। उसके बाद यानी जब से ऑटोमन एम्पायर का कब्जा ख़त्म हुआ, ऑटोमन एम्पायर के ख़त्म होने के बाद इजराइल वजूद में आता है। इजराइल के वजूद में आने के बाद एक लड़ाई होती है। उस लड़ाई के बाद इन तमाम एरिया पर, यानी जो वेस्ट बैंक का जो एरिया है, इन तमाम एरिया पर कब्ज़ा हो जाता है जॉर्डन वालों का। और जॉर्डन वाला पूरा का पूरा अपना सिस्टम लगा देता है वहाँ पर। उनकी अपनी फोर्स होती है, का अपना लॉ होता है, सब कुछ ठीक होता है। लेकिन इसके बावजूद भी पूरी दुनिया उसको मान्यता देने से इनकार कर देती है। अब आपको पूरे दुनिया के अंदर में जो बड़े बड़े ओहदे पर जो बैठे हुए लोग हैं, उनके काले करतूत और उनका काला चेहरा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए, जब जॉर्डन के अंदर ये सब कुछ होता है तो पूरी दुनिया मानने से इनकार कर देती है। फिर उसके बाद दशक आता है 1967 का। इजराइल और अरब के अंदर एक 6 डे वॉर्स होता है, यानी 6 दिन का एक ऐसा वॉर होता है जिसमें फाइनली वेस्ट बैंक का पूरा टोटल एरिया इजराइल के कब्जे में आ जाता है। अब यहाँ से आपको रुक कर एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, आप समझ लीजिए इसको, फिर उसके बाद आपको ये समझना आपके लिए बहुत आसान और ईजी हो जाएगा कि फ़लस्तीन के अंदर में, गजा के अंदर में कुछ ऐसी सिटीज़ है, कुछ ऐसी एरियाज़ है जिसको ग्रुप में डिवाइड किया गया है। और ग्रुप क्या है? ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, इन 3 ग्रुपों में डिवाइड किया गया है। अब इन 3 ग्रुप का मतलब क्या है ये भी आप समझ लीजिए ताकि आपको आसानी हो। देखिए, ग्रुप ए ये वो एरिया या फिर ये वो सिटीज़ है जिसमें 100% फ़लस्तीनियों का कब्ज़ा है, या फिर ये कह लीजिए कि जो फ़लस्तीनी है, यानी जो उनके जो ग्रुप है, उनके जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनका 100% कब्ज़ा है। किसमें? ग्रुप ए में। फिर ग्रुप बी ये वो एरिया या फिर ये वो सिटीज़ है जिनमें कुछ तो मिली जुली भगत, यानी कुछ आपके कुछ मेरे, यानी दोनों के कंट्रोल है उस एरिया पर, यानी ग्रुप बी पर। और ग्रुप सी वो एरिया है जिस पर 100% इजराइलियों का कब्ज़ा है। तो आप ये कन्फ्यूज़न आपकी दूर हो गई। जो 3 एरिया में, यानी जो 3 ग्रुप में जो बटे हुए लोग हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ये कन्फ्यूज़न आपकी दूर हो गई होगी। तो कुछ इस तरह से इजराइल के अंदर में एरियाज़ का डिवाइडेड हुआ है। अब आपको ये समझना आसान होगा। वेस्ट बैंक के अंदर में मैंने आपको बताया कि उस पर जॉर्डन का कब्ज़ा था, लेकिन पूरी दुनिया उसे मानने से इनकार कर देती है। उसके बाद ये जो 6 डे वॉर्स होता है, उसके बाद ये इजराइल पूरा का पूरा अपने कब्जे में ले लेता है। और कब्जे में लेने के बाद उसे आज फाइनली नेतन्याहू ने इसे पूरा का पूरा अपना एरिया बताते हुए आधिकारिक तौर पर अपने पार्लियामेंट के अंदर में इस बिल को पारित करते हुए और ये कहा है कि वेस्ट बैंक का जितना भी एरिया है वो सब के सब मेरे हैं। तो आपको अब ये लग रहा होगा कि शायद फिर से दोबारा जंग शुरू हो जाएगी, फिर से दोबारा युद्ध होना शुरू हो जाएगा, मगर शायद आप गलत हैं। अगर आप इस उम्मीद में हैं कि मुस्लिम देश इस चीज़ का खंडन करेंगे, और ख़ासकर जो उन देशों के आजू बाजू में जो देश हैं, खासकर वेस्ट बैंक की अगर बात करें तो जॉर्डन का जो एरिया है वो भी मिलता है, लेबनान का भी एरिया मिलता है, एक डेड सी भी मिलता है। तो अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि मुस्लिम देश, मुस्लिम हुक्मरान इस चीज़ को लेकर के लड़ाई करेंगे, वॉर करेंगे, तो ऐसा नहीं है। अब आपको मैं एक चीज़ और क्लियर करता चलूँ कि ये जो वेस्ट बैंक है, इस वेस्ट बैंक में 3 मिलियन पॉपुलेशन रहती है, लेकिन इसके बावजूद भी उनमें अधिकांश लोग मुस्लिम की आबादी है, फिर उसके बाद क्रिश्चियन की है और कुछ ज्यूज़ की है। आपको तो पता है कि ज्यूज़ वहाँ कितने फॉर्म में है। कुल मिलाकर के जो खबर आ रही है वो यही है। लेकिन इस चीज़ को लेकर के मुस्लिम देशों ने जो अपना किरदार अदा किया है वो भी आपके सामने रखना मैं समझता हूँ बेहद ज़रूरी है। देखिए, मुस्लिम देशों ने इस चीज़ का खंडन किया है और कहा है कि ये जो कुछ भी हुआ है ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, मुस्लिम देश इसके सिवा और कुछ नहीं कर सकते हैं। इसके साथ अब दूसरी जो बड़ी खबर है उस पर भी हम बात कर लेते हैं। देखिए, गजा को लेकर के यूएन ने साफ तौर पर यह वार्निंग दी है और कहा है कि गजा में लोगों की हालत ऐसी हो चुकी है कि वो चलते फिरते जिंदा लाश है। भूख की वजह से लोग मर रहे हैं, वहाँ दिन ब दिन लोगों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि वहाँ जितनी
भी देश है, खासकर वो कोई यहूदी देश नहीं है, कोई वहाँ क्रिश्चियन देश नहीं है, बल्कि यहूदी तो खुद फ़लस्तीन में आकर के रह रहा है और उन्होंने अपना कब्ज़ा कर करके उन्होंने अपना एक देश बनाया है। ये सब चीज़ों के बावजूद वहाँ खाने के बगैर लोग मरे जा रहे हैं। लेकिन इसके बाद जो अभी एक तस्वीर निकल कर आ रही है, सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोज़ आ रही है, इस वीडियोज़ की पुष्टि मैं नहीं करता, लेकिन ये चीज़ सोशल मीडिया पर अच्छी तरह वायरल है। और क्या है, लोग बोतलों में सामान पैक करके समंदर में वो फेंक रहे हैं ताकि वो तैरता हुआ गज़ा फ़लस्तीन के लोगों के पास वो पहुंच जाए और उसे खाकर वो अपनी जान बचा सके। देखिए, ऐसा नहीं है कि मीडिया जो कुछ बताती है वो 100% सही बताती है, या फिर ये नहीं है कि जो वेस्टर्न मीडिया है वो जो कुछ कहती है वो 100% सही ही होता है। ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरह प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए हमारे देश की मीडिया माहिर है, उसी तरह दूसरी देशों की मीडिया भी इसी तरह माहिर है। तो वही खबरें हमारे पास आती है। अभी तक जो खबर आ रही है वो ये है 100 लोगों की जान अभी तक जा चुकी है, मगर कुल मिलाकर मुस्लिम देशों ने इसका खंडन ही किया है। अब मैं समझता हूँ औकात ही उसकी यही है। अगर मुस्लिम देश अगर चाह ले तो गज़ा को आज़ाद करना बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन मुझे लगता है कि सब कुछ अपनी पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए कोई चाहता ही नहीं है कि गज़ा आज़ाद हो। ये सबसे बड़ा दावा शायद मैं कर रहा हूँ इस वक्त। इस दावे को लेकर मेरे पास कई दलीलें मौजूद है, तो ये एक बड़ी खबर बन जाती है। पर अगर दूसरी खबर की बात करें तो कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में एक मंदिर को लेकर के दावा किया जा रहा है कि दोनों के बीच लड़ाई हुई है। कुछ मीडिया तो ये दावा करते हैं कि वो बॉर्डर को लेकर के लड़ाई है। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है, लेकिन अभी जो फिलहाल रिपोर्ट है वो ये है कि इन दोनों देशों के बीच में जो लड़ाइयाँ हुई है, इनमें 9 लोगों की मारे जाने की अभी तक खबरें निकल कर सामने आ रही है। अब अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का पासपोर्ट 50वीं नंबर पर रैंक कर रहा था, लेकिन अभी फ़िलहाल वो 50वीं रैंक से उतर कर और 77वीं रैंक पर आ गया है। यानी कि अब जो पहले हम 57 देशों में फ्री ट्रैवल कर सकते थे, ख़ासकर जो लोग ट्रैवल करते हैं उनको पता होगा कि कुछ ऐसे देश है जिसमें हम वीज़ा ऑन अराइवल जाते हैं और कुछ ऐसे देश है जिसमें हम बिना वीज़ा के जाते हैं। बिना वीज़ा के जाने वाले देशों में नेपाल का सबसे पहला नंबर आता है। नेपाल हो गया और लगभग भूटान हो गया और उसी के साथ लगभग म्यांमार हो गया। लेकिन कुछ ऐसी देश है जिसमें हम जाते हैं और वहाँ जाने के बाद उसके साथ वीज़ा ऑन अराइवल वहाँ जाकर हम वीज़ा ख़रीदते हैं। ऐसी फैसिलिटीज़ है। फ्री देशों में संख्या की बात करें तो वो 57 थी, लेकिन अभी फ़िलहाल 59 हो गई हैं। तो ये सारी खबरें आपके सामने मैंने इसलिए रखी हैं क्योंकि ये सारी खबरें अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हैं। अब देखिए आगे चलकर क्या होता है, इस चीज़ को लेकर हम आगे ही बात करेंगे। फ़िलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ये वो महत्वपूर्ण रिपोर्ट है जिस पर मुझे लगता है कि ख़ासकर पूरी एक देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को इस पर बात करनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, सोल्ड आउट करनी चाहिए जो प्रॉब्लम्स है उसको। लेकिन दुनिया शायद ये नहीं चाहती है क्योंकि दुनिया का इसमें बहुत बड़ा फ़ायदा है। अब अगर ये फ़ायदा अगर मैं आपको अगर बताने लग जाऊँ तो शायद मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इस वीडियो में मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि मैं आप तक आसानी के साथ ये खबर पहुंचा रहा हूं। इस वीडियो के प्रति, इस तमाम खबरों के प्रति आप क्या कहना चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी पूरी राय दीजिए। आप क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए तो आप ज़रूर फीडबैक ज़रूर दीजिए। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो एंड टॉपिक के साथ। जब तक आप अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।